नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो आई होप सब आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे और साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे और आपको पता चल रहा होगा कि किस चैप्टर से किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। और अभी मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यू देने भी स्टार्ट कर दिए हैं। लगभग 40 से 50 एमसीक्यू मैं डेली आपको देने वाला हूं और आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो जेडब्ल्यू और नीट की सीरीज में हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर शुरू कर रहे थे और एक वीडियो अपलोड हो चुका है। आज का टॉपिक होने वाला है हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो देखिए बच्चों, एल्कीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, किन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है, और साथ में कई सारे एग्जाम्पल मेरे पास हैं और आपको देखना है कि किस तरह से उन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना डिले। हेडिंग लगाएंगे सारे एल्कीन्स। ठीक है, अब एल्कीन में मैं रैंडम चलूंगा कि किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और धीरे धीरे आपको कंसेप्ट सीखना है और उन कंसेप्ट के एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूं, क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, चलो। तो बच्चों, एल्कीन्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मार्कोनिकॉफ रूल। इससे कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, चलो। तो बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कहां होता है पहले आप समझ लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, इट अप्लाई ओनली टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है भाई, सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आप चाहोगे कि मैं ऐसी एल्कीन में जो है मार्कोनिकॉफ रूल का अप्लाई करूं तो नहीं। हाँ, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, ऐसी एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट आता है। क्लियर। दूसरी चीज, जो भी हमारा मार्कोनिकॉफ रूल है वो हमेशा कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा बच्चों? कार्बोकैटायन मीडिएटेड। ध्यान रखना, कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन फॉलो करता है। क्लियर। अब देखते हैं किस तरह से काम होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, प्रोपीन, और इसमें मैं किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे HBr, H2O, HCl कुछ भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, इसकी रिएक्शन करता हूं तो मुझे जो है दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक प्रोडक्ट मुझे ऐसा मिलेगा जिसमें Br जो है बीच में अटैच्ड होगा और दूसरा प्रोडक्ट मुझे ऐसा मिलेगा जिसमें Br जो है किनारे अटैच्ड होगा। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, 2 ब्रोमोप्रोपेन इसमें मेजर प्रोडक्ट होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लगभग 80% होती है, और 1 ब्रोमोप्रोपेन इसमें जो है माइनर प्रोडक्ट होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लगभग 20% होती है। ठीक है भाई। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? देखो, मेजर और माइनर, ये मेजर है ये माइनर है। इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपके पास कोई एल्कीन दी होती है, पूछा है कि मेजर बताओ माइनर बताओ, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, सिंपल सी बात है कि मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करेंगे। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ अटैक करती है या रिएक्ट करती है, तो जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कौन सा है इसमें? Br माइनस है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने H2O लिखा तो नेगेटिव कौन सा होगा? OH। तो जो भी आप अनसिमेट्रिकल लेंगे उसका नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, तो Br यहां पर जाएगा और H यहां पर जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? वो मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें Br कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर अटैक करेगा। क्लियर। तो यही हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल है। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां पर वाटर भी हो सकता है, यहां पर जो है HCl भी हो सकता है, यहां पर कोई और रिएजेंट भी हो सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, एक तरह की एडिशन रिएक्शन है। अब बच्चों, कई बार आता है कि मार्कोनिकॉफ रूल का जो है हम मैकेनिज्म कैसे करते हैं। तो देखिए, मैकेनिज्म मैं यहीं पर बता देता हूं। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कार्बोकैटायन मीडिएटेड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास मान लिया जाए ऐसी कोई एल्कीन है और उस पर HBr जो है रिएक्शन कर रहा है। तो HBr में बच्चों कार्बोकैटायन कौन सा है? H है। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन जो है इस कार्बन पर
यानी इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। तो यहां पर भी अटैच हो सकता है, यहां पर भी अटैच हो सकता है। तो मान लिया जाए हम कि दोनों जगह ये अटैक करता है, ठीक है भाई। अगर यहां पर इसने अटैक किया तो बच्चों कार्बोकैटायन ये बनेगा, और यहां पर अटैक किया तो कार्बोकैटायन ये बनेगा, ठीक है। तो हम दो कार्बोकैटायन बना लेते हैं, CH3CH एंड CH3, एक एक कार्बोकैटायन बना, और CH3CH2 एक एक कार्बोकैटायन बना, ठीक है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले H कार्बोकैटायन बनेगा और Br जो है यहां से अलग हो जाएंगे। अब बच्चों दो कार्बोकैटायन बन गए हमारे पास, ठीक है। अब दोनों कार्बोकैटायन क्या करेंगे, Br माइनस से रिएक्ट करेंगे, दोनों कार्बोकैटायन, ठीक। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, कार्बोकैटायन का बनना जो है एक स्लो प्रोसेस होता है, और जो रिएक्शन का स्लो प्रोसेस होता है वही इसका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो पहले H अटैक करने से हमें कार्बोकैटायन मिला, अब Br अटैक करेगा, वो भी क्या करेगा, दोनों फास्ट अटैक करेंगे, तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप नहीं होगा। तो ऑब्वियसली Br प्लस वाले पे अटैक करेगा, ठीक है। तो अगेन हमें जो है यहां पर जो है हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, देखो Br और CH3, और दूसरे वाले में हमें मिलेगा CH2Br, इस तरह। तो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करना है, यहां पर बच्चों हम देखेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। यहां पर हमारे पास दो कार्बोकैटायन है, ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। आपको बताया था कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो जो इसका प्रोडक्ट होगा वो भी ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। और बच्चों जो ज्यादा स्टेबल होता है उसी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, और वही मेजर प्रोडक्ट होता है। इसीलिए 2 ब्रोमोप्रोपेन विल बी मेजर एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन विल बी माइनर। कहानी क्या हुई, कार्बोकैटायन मीडिएटेड। समझ में बात आ गई। कई बार इससे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जब मार्कोनिकॉफ रिएक्शन हम करते हैं तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, तो फर्स्ट स्टेप होता है द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू गिव कार्बोकैटायन। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। चलो, तो इससे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक एल्कीन दी होती है और आपको बोला जाता है कि इसका मेजर बताओ। माइनर तो कम लिखने को आता है, लेकिन मोस्टली पूछा जाता है कि मेजर प्रोडक्ट बताओ, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है, देखिए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और CH डबल बॉन्ड ये CH3, ठीक है। तो अब बताइए, अगर इसका हम मेजर और माइनर बनाएंगे, HBr से रिएक्शन करेंगे, तो ऑब्वियसली जो है यहां पर देखो दोनों हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर है। लेकिन बच्चों अगर आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर दिखें तो आपको क्या करना है, कार्बोकैटायन बनाना है। तो इसके भी दो कार्बोकैटायन बन सकते हैं, एक ये और एक ये। अब क्या लग रहा है, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। तो ऑब्वियसली जो Br होगा वो इस पर अटैक करेगा, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों वो हमेशा ये वाला होगा, न कि ये वाला। क्लियर हो गया। तो बेंजीन के नजदीक वाले पे आप माइनस चार्ज, माइनस वाले पार्ट को अटैच कर दो तो वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, देखो, अगर मान लिया जाए ऐसा हो CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इस पर आप जो है H2O की रिएक्शन करोगे, ठीक है। तो अब इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है, आप बोलोगे कि सीधे डबल बॉन्ड वाले कार्बन के कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे हमें जो है Br को अटैक कर देना। लेकिन बच्चों ये गलत हो जाएगा। जब भी आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है तो हमेशा कार्बोकैटायन पहले बनाना पड़ेगा। तो यानी आपके पास दो कार्बोकैटायन बने। अब ये देखना है कि क्या ये कार्बोकैटायन और स्टेबल हो सकता है। यस, क्योंकि यहां पर बच्चों बेंजीन है और ये कार्बोकैटायन चाहेगा कि ये इधर शिफ्ट हो जाए। तो हमेशा होता क्या है कि यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और ये कार्बोकैटायन यहां शिफ्ट हो जाएगा। यानी बोलने का मतलब यह है कि कार्बोकैटायन पहले जो है अपने आप को रीअरेंज करेगा और देन उसके बाद इस तरह के अल्टीमेटली आपको दो कार्बोकैटायन मिलेंगे, ये कार्बोकैटायन और ये कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन अब जो है ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए OH डायरेक्ट यहां पर अटैच हो जाएगा। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। लग रहा है आपको कि डबल बॉन्ड पे अटैक करना है, लेकिन नहीं, पहले कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है
और बच्चों ध्यान रखना, अगर कहीं बेंजीन रिंग जुड़ी हो तो हमेशा उसके बगल वाले कार्बन पे ही नेगेटिव वाले पार्ट को अटैक करना है, वही मेजर हो जाएगा, भले डबल बॉन्ड कहीं पर भी हो। क्लियर हो गया? तो इसका ध्यान रखना है। ठीक, तीसरा हमारे पास है सी सी डबल बॉन्ड सी, और इस पर अगर हम जो है HBr की रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है, देखो ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि टर्सरी है, तो Br हमेशा इस कार्बोकैटायन पे आएगा, तो ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है ना, समझ में आ गया ना किस तरह से हमें मार्कोनिकॉफ में मेजर और माइनर ढूंढना है। बस आपको क्या करना है कि पहले कार्बोकैटायन बनाना है और अब तब उस कार्बोकैटायन को रीअरेंज करना है। ठीक है, और रीअरेंज करने के बाद आपको जो है मेजर और माइनर का पता लग जाएगा। अच्छा, HBr, ठीक है। अब इसमें अगर हमें मेजर और माइनर ढूंढना तो कैसे ढूंढना? ठीक है, सबसे पहले H अटैक करेगा, तो बच्चों दो कार्बोकैटायन पॉसिबल है। देखो यहीं पर मैं कार्बोकैटायन बना रहा हूं, एक ये कार्बोकैटायन बना और एक ये कार्बोकैटायन बना, दो बन सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये वाला सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब देखना है बच्चों कि क्या सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ज्यादा स्टेबल हो सकता है? यस, क्योंकि यहां क्वाटर्नरी कार्बन है, तो अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और एक साथ में क्वाटर्नरी कार्बन है, इसका मतलब कार्बन अब और कार्बोकैटायन और ज्यादा स्टेबल हो सकता है। तो यहां से बच्चों मिथाइल ग्रुप यहां शिफ्ट होगा और ये प्लस चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली आपको जो है अब जो कार्बोकैटायन दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाला दो कार्बोकैटायन अब ऐसे दिखेंगे। ये वाला तो प्राइमरी पहले से था, ये वाला कार्बोकैटायन और स्टेबल होगा। अल्टीमेटली अब आपको ये प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, दो कार्बोकैटायन वाला। ठीक है, वैसे दोनों अलग अलग होते हैं, मैंने साथ में बताए। अब जो है जो Br है वो कौन से कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा? अगर यहां अटैक करेगा तो मेजर और यहां अटैक करेगा तो माइनर। तो अल्टीमेटली आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होने वाला है, देखो ये मेजर हो जाएगा। जबकि लग रहा था कि यहां पर डबल बॉन्ड था, आराम से यह हो सकता है, लेकिन बच्चों पहले कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है और उसके बाद जब मैक्सिमम कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाए तब जो है माइनस वाले पार्ट को हमें उस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन पे अटैक करवाना है, तब जाके हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में बात आ गई? ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, तो थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा कि कार्बोकैटायन को कैसे रीअरेंज करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहीं पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसको हम बोलते हैं खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट, ये तीनों नाम इसी के हैं, और जो है एंटी मार्कोनिक, पेरोक्साइड और खराश इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या है? इट ऑल्सो एप्लीकेबल ओनली अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे हमने जो है मार्कोनिकॉफ में देखा था, ऐसी टाइप की एल्कीन में एप्लीकेबल होगा, ऐसी टाइप की एल्कीन में एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, केवल बच्चों HBr इस रिएक्शन को फॉलो करता है, ओनली HBr, HCl नहीं करता है, HI नहीं करता है, HF नहीं करता है, केवल HBr ही इस रिएक्शन को फॉलो करता है। ध्यान रखना, HBr हो तभी एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, HCl हो, HI हो, वो फॉलो नहीं करता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा? देखो, इट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ध्यान रखना, शायद मैंने बताया था आपको, ये बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल बनते हैं। ठीक है, और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती तो कुछ ना कुछ हमारा रिएक्शन कंडीशन होता है। देयर आर सर्टेन रिएक्शन कंडीशन, ऐसा नहीं कि अपना आप हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन कंडीशन है?
या तो यूज होगा बच्चों पेरोक्साइड या तो यूज होगा यूवी लाइट। दोनों की कंडीशन होगी तभी जाके जो है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये तो होना ही होना चाहिए, साथ में HBr होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। क्लियर। अब कहानी क्या है, देखो एंटी मार्कोनिक ऑफ, तो बच्चों इसमें जो मेजर बनेगा वो मार्कोनिक ऑफ का माइनर था, और जो मार्कोनिक ऑफ में मेजर था वो इसका माइनर होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो सपोज हमने एल की ली CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस इसमें हम करवा रहे हैं HBr का एडिशन, तो दो प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं। एक मिलने वाला है CH3CH और BrNCH3, वही कहानी हो जाएगी CH3CH2NCH2Br। तो बच्चों अब देखो मार्कोनिक ऑफ में आपने पढ़ा था ये मेजर, लेकिन यहां पर ये माइनर होगा 20%, और ये मार्कोनिक ऑफ में माइनर था तो ये यहां पर क्या होगा, मेजर होगा, यानी 80%। बस इतना ही फर्क है, एकदम प्रोडक्ट उल्टे हो जाते हैं, वहां का मेजर यहां का माइनर, वहां का माइनर यहां का मेजर। क्लियर हो गया, ठीक है। और एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, रिएक्शन कंडीशन यहां पर जरूर दी होगी, कोई ना कोई रिएक्शन कंडीशन दी होगी बच्चों। तो यहां पर या तो लिखा होगा HNu या तो यहां पर लिखा होगा पेरोक्साइड, कोई भी हो, ROOR। अगर बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये रिएक्शन मैंने मार्कोनिक ऑफ में लिखी थी, ये रिएक्शन मैंने एंटी मार्कोनिक ऑफ में लिखी है, फर्क क्या है देखो मैं आपको बताता हूं। कितना तो समझ में आ गया। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर बच्चों लिखा है HBr और लिखा है HBr और साथ में HNu या ROOR, देखो रिएक्शन सेम है। अगर कोई भी रिएक्शन कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब बच्चों ये मार्कोनिक रूल फॉलो कर रहा है, तो 2-ब्रोमोप्रोपेन विल बी मेजर। और अगर बच्चों HBr के साथ कोई रिएक्शन कंडीशन दे रखी है, या तो यूवी लाइट होगा या तो ROOR होगा या तो कोई पेरोक्साइड लिखा होगा, ठीक है। तो हमेशा बच्चों यहां पर जो है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होगा, ध्यान रखना। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के लिए पहचान क्या है, केवल HNu और पेरोक्साइड विद HBr, ठीक है। तो यहां पर 1-ब्रोमोप्रोपेन विल बी मेजर, यहां पर 2-ब्रोमोप्रोपेन विल बी माइनर। तो ये तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। और बाकी HCl, यहां पर अगर HCl होगा तो दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये भी मार्कोनिक ऑफ अप्लाई होगा, ये भी मार्कोनिक ऑफ अप्लाई। केवल HBr के कंसेप्ट में आपको देखना है। कंसेप्ट क्लियर, चलो ठीक है। अब बात करते हैं, ये 4 पॉइंट आपने नोट कर लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म की तरफ चलता हूं कि किस तरह से ये काम करता है ना। देखो मान लीजिए हमारे पास है यहां पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहां पर रिएक्शन हो रही है HBr की, ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो आपने देख लिया था। तो बच्चों जब मैंने आपको बोला था कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। तो यहां पर भी वही होने वाला है। पहला है इनिशिएशन, TIATION। इनिशिएशन में क्या होता है, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल बनेगा, और कैसे बनेगा देखो, यहां पर हमने जो पेरोक्साइड यूज किया है पहले वो हम लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, RCOO। देखो पेरोक्साइड बॉन्ड है और यहां पे कंडीशन है HNu। तो बच्चों क्या होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड टूटेगा इस तरह से होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू और एक फ्री रेडिकल बना लेगा इस तरह से, ठीक है, पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। अच्छा ये R की जगह बेंजीन होता है यहाँ पर, सॉरी है ना, PH नॉट R, PH, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, आगे जाके देखो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर जो है PH यानी बेंजीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये रेडिकल यहां आ जाएगा, है ना, यहाँ पे लिखो PH। क्लियर। अब आगे देखो जो PH है वो HBr के साथ रिएक्शन करता है, तो PH का मतलब C6H5 फ्री रेडिकल, ये तो हुआ। तो यहां से बच्चों क्या होता है कि H इधर निकल जाता है और Br के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, यानी बेंजीन ने अपने H को पूरा कर लिया,
तो क्या मिला हमें, C6H6 बेंजीन प्लस Br फ्री रेडिकल। ये देखो ये Br फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। इनिशिएशन स्टेप में Br फ्री रेडिकल जनरेट होता है थ्रू बेंजोइल पेरोक्साइड। क्लियर। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो Br फ्री रेडिकल है वो अटैक करेगा इस डबल बॉन्ड पर। ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है। अब देखो दो कंडीशन मैं लिख रहा हूं, CH3 CH2 CH2 Br, और दूसरी कंडीशन होगी CH3 CH2 Br और ये। ठीक है, तो बच्चों अगर Br यहां पर अटैक किया, यहां पर Br अटैक करेगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा जैसे ये हुआ, और अगर जो है Br ने यहां अटैक किया तो ये फ्री रेडिकल बना जैसे ये हुआ। ठीक है, तो अब ये हुआ 2 ब्रोमो प्रोपेन प्रोपाइल फ्री रेडिकल, 1 ब्रोमो प्रोपाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, दोबारा से ये HBr के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहां से केवल हाइड्रोजन का अब अटैचमेंट होगा और Br फ्री रेडिकल दोबारा से जनरेट हो जाएगा। तो हमें हाइड्रोजन की जरूरत है बस। ठीक, तो हाइड्रोजन यहां पे अटैक हो गया। ठीक है, तो मैं सीधे डायरेक्ट कर रहा हूं ना, लो, और ये हट गया और यहां पे ये हट गया। ठीक है, अब देखो बच्चों ये बना हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन, लेकिन किससे बना, सेकेंडरी फ्री रेडिकल से, है ना, और यहां पर था प्राइमरी फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये बना 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये बताओ सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है कि प्राइमरी? यस, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल का जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए 1 ब्रोमो प्रोपेन विल बी मेजर एंड 2 ब्रोमो प्रोपेन विल बी माइनर ड्यू टू द जनरेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। क्लियर कंसेप्ट? तो इस तरह मैकेनिज्म ये फॉलो करता है। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, तो बच्चों अगर आपको जो है ये पूछा जाए कि मेजर और माइनर कौन सा होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कार्बोकैटायन वाला मैकेनिज्म फॉलो करना है। तो जो मार्कोनिक ऑफ में मेजर होगा वो एंटी मार्कोनिक ऑफ में माइनर होगा। सीधी सी बात है, दोनों में ये फर्क होता है। ठीक है, चलो, तो सेम कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया किस तरह से काम करता है। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों दो रिएक्शन कई बार बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। एक है लिंडलार कैटलिस्ट और दूसरी है बर्क रिएजेंट या रिएक्शन। लिंडलार कैटलिस्ट होता है बच्चों PDBASO4 और बर्क रिएजेंट होता है बच्चों सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया। बोथ आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट। वीक बोला मैंने, वीक है ना बच्चों, ध्यान रखना, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। इनका काम होता है ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड तक रिड्यूस करना। ध्यान रखें, केवल डबल बॉन्ड तक। ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस नहीं कर पाते। लेकिन बच्चों अगर हम हाइड्रोजन और मेटल लेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड को सीधे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेगा। इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इनका यूज एल्कीन बनाने में काम आता है, जबकि निकल और H2 का यूज हम एल्कीन बनाने में नहीं कर सकते। वो डबल बॉन्ड को दोबारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, आप देखो दोनों में फर्क क्या है। दोनों का काम है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। CH3CH3 मैंने लिखा है ब्यूटाइन, ब्यूट टू आइन। इस साइड हमने लिखा PDBASO4 और रिडक्शन का मतलब व्हाट, H2 का एडिशन, और इधर हमने लिखा लिक्विड एमोनिया, साथ में सोडामाइड। कई बार सोडियम भी लिख देते हैं बच्चों, यहां भी रिडक्शन होता है। अच्छा, जब बच्चों यहां पर H का एडिशन होगा तो ये डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड बनेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। देखो कैसे, अगर ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है ऐसे हो सकता है ना, ये देखो, तो यानी H H हुआ तो डबल बॉन्ड हुआ तो इसका मतलब 2 ब्यूटीन बनेगा।
टू ब्यूटाइन से क्या बनेगा, टू ब्यूटीन बनेगा, ये सिंपल सी बात है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज टू ब्यूटीन। और बच्चों टू ब्यूटीन जो है, जो टू ब्यूटीन जो है दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता है, एक सिस और एक ट्रांस। तो बस इसमें यही पूछा जाता है कि कौन सिस बनाता है और कौन ट्रांस बनाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, PDBSO4 हमेशा सिस ब्यूटीन बनाएगा ऑलवेज, और अगर लिक्विड अमोनिया और सोडामाइड लिया हमने तो वहां पर जो है ट्रांस ब्यूटीन बनेगा। ये देखो, ये ध्यान रखना। अच्छा याद कैसे करें, देखो यहां पर अमोनिया में नाइट्रोजन यूज होता है, देखो है ना नाइट्रोजन। तो बच्चों नाइट्रोजन उल्टा चलता है ना, एक पार्ट, एक डंडा इधर एक डंडा उधर, तो दोनों इसका मतलब ट्रांस है। तो नाइट्रोजन ट्रांस बनाएगा और इसका उल्टा PDBSO4 क्या बनाएगा, सिस बनाएगा। तो भाई इसमें यही पूछा जाता है, बहुत बार आ रखी है रिएक्शन। क्लियर हो गया, तो इतना इसमें आपको पढ़ना है। चलो नेक्स्ट, तो ध्यान रखिए लिंडलर कैटलिस्ट और बर्क रेजेंट का काम है रिडक्शन, और किसका रिडक्शन, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में, ठीक है। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये तभी पॉसिबल है जब कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो यहां पर दोनों काम नहीं करेंगे, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। वो तभी है जब जो है टू ब्यूटाइन हो। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो नोट करो फटाफट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो इसमें क्या होने वाला है, देखो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो है डिपेंड करता है हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे और उतनी ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड द एल्कीन, जितनी ज्यादा एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड होगी उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सबसे कम स्टेबल। देखो एक सब्स्टिट्यूशन आ गया, थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ गई। एक दो सब्स्टिट्यूशन और आ गई और स्टेबिलिटी हो गई। तीन सब्स्टिट्यूशन आ गए और स्टेबिलिटी बढ़ गई। चार सब्स्टिट्यूशन आ गए और स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि डबल बॉन्ड में जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन आते जाएंगे स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है, और दूसरा हाइपर कंजुगेशन वाला सिस्टम आप अपना लो। जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाए कि ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है कि जो है ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। ऑब्वियसली इस एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन वाले हाइड्रोजन कितने हैं, देखो तीन यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, 3 और 2 5 और 2 7, इसमें कितने हैं 2 और 2 4। तो ऑब्वियसली जिसके जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो बस ये कंसेप्ट आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ में बात है कि, और इससे ज्यादा स्टेबल कौन सी होने वाली है, ये वाली। इसके 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 और 3 6, 2 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, तो इसमें बस कंसेप्ट ये है कि किस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कई बार पूछा भी जाता है। तो या तो हाइपर कंजुगेशन गिन लो, अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, अगर वो समझ में नहीं आता तो सब्स्टिट्यूशन गिन लो। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कंप्लीट समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, हाँ एलिमिनेशन रिएक्शन, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आता है। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में मोस्टली हम बात करते हैं दो टाइप की रिएक्शन। एक होती है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, जिसमें कि एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन का रिमूवल होता है, ये तो है ना डी वाला बताया था। और दूसरा होता है बच्चों डी
हैलोजिनेशन, जिसमें किसका रिमूवल होता है, हैलोजन का रिमूवल। ठीक है भाई। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कौन करता है, एक तो करता है अल्कोहलिक KOH, ध्यान रखें, नोट कर लीजिए। दूसरा करता है सोडामाइड, यानी हर कोई रिएजेंट जो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं करेगा, एलिमिनेशन करने के लिए कुछ खास रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया? तो वो रिएजेंट मैं आपको लिखा रहा हूं। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कौन करता है, अल्कोहलिक KOH ALC डॉट NaNH2 सोडामाइड या C2H5O डैश इथॉक्साइड या ऐसा वाला सोडियम ब्यूटॉक्साइड आयन। क्लियर हो गया? यानी स्ट्रॉन्ग बेस, जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है वो सारे के सारे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। ठीक है। और बच्चों डीहाइड्रोजनेशन कौन करता है, Zn, ध्यान रखना, Zn इज स्पेशल फॉर डीहाइड्रोजनेशन। क्लियर हो गया? तो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और कौन कौन से रिएजेंट होंगे मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। CH3CH और BrCH2CH3। ठीक है भाई। अब यहां पर आप यूज कर रहे हो अल्कोहलिक KOH, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कि अल्कोहलिक KOH हो तो इसका मतलब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, -H और Br रिमूव होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो बच्चों जिस कार्बन पे ब्रोमीन यानी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और उसके बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन बोलेंगे। ठीक है। अब यहां कहानी फंसती है कि अगर यहां से हाइड्रोजन निकला तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच लगेगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच लगेगा। इसका मतलब जो है देयर आर टू प्रोडक्ट में बी फॉर्म्ड। मैं दोनों को लिख रहा हूं यहां पर, देखो एक बना आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 एंड CH3 1 ब्यूटीन, और एक बना आपका बच्चों 2 ब्यूटीन, है ना? क्लियर, समझ में आ रहा है? कौन मेजर होगा ये पूछा जाता है। ठीक है। तो यहां पर बच्चों आपको अप्लाई करना है सेट-जेफ रूल। अप्लाई सेट-जेफ रूल, मेजर और माइनर के लिए अप्लाई सेट-जेफ रूल। ठीक है। वो ये बोलता है, सेट-जेफ रूल ये बोलता है कि जब किसी एल्किल हैलाइड का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा तो ब्रोमीन अल्फा कार्बन से तो ब्रोमीन निकलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बीटा कार्बन से हमें हाइड्रोजन निकालना है और नंबर ऑफ ऑप्शन हमारे पास ज्यादा है। तो सेट-जेफ रूल ये बोलता है कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा जिस बीटा कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। ध्यान रखना, द हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम दैट बीटा कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू गिव मेजर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब इस बीटा कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, ये तो हुआ। और अगर यहां से रिमूव होगा तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर। बस इतनी कहानी है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बीच में एक जो है एल्किल हैलाइड दिया होता है, मेजर और माइनर पूछा जाता है, तो बस सेट-जेफ रूल को आपको अप्लाई करना है। तो डायरेक्ट देखना है। दूसरा क्या तरीका, देखो एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करो भाई, 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है, 1 ब्यूटीन कम स्टेबल है, तो जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी वो मेजर हो जाएगी, जो एल्कीन कम स्टेबल होगी वो माइनर हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो दोनों तरीकों से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में बात आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो और सारे एग्जाम्पल मेरे पास है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो बच्चों सेट-जेफ रूल का आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब देखो सपोज हमारे पास ये है, हमारे पास एक, और इसका हम करेंगे NH2 माइनस। ठीक है, NaNH2 यानी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो बच्चों ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है तो इसमें 3 बीटा कार्बन है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है जिस बीटा कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 3। यहां पर भी कितने हाइड्रोजन है, 2। यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 2। तो यहां से तो निकलेगा नहीं, यहां से और यहां से, दोनों में से एक जगह से निकल सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये वाला होने वाला है
और जो माइनर होगा बच्चों वो क्या होने वाला, ये वाला होने वाला, सीधी सी बात है। तो दिस इज मेजर और दिस इज माइनर। और दूसरा तरीका है, देखो ये एल्किन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ज्यादा हाइपर कंजुगेशन बनाएगी, ये एल्किन कम हाइपर कंजुगेशन बनाएगी, तो ये मेजर और ये माइनर। क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका क्या हमारे पास है, ये वाला नहीं, ये वाला एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखो, है ना, बहुत बढ़िया है। तो एक तो डायरेक्ट तरीका आपके पास है मेजर और माइनर पता करने का, लेकिन बच्चों एक पेज फंसता है, कहां पर पेज फंसेगा, यहां पर देखो, Cl और CH3, है ना। और अब अगर आपको पूछा जाए कि आप इसका मेजर और माइनर बताओ तो कैसे पता करोगे, ठीक है। ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, है ना। अब आप बोलोगे कि यहां पर तो बीटा पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं, कहां से हाइड्रोजन निकाले। तो बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन ऑल्सो फॉर्म्ड कार्बोकैटायन मीडिएटेड मैकेनिज्म। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर भी कार्बोकैटायन का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है कि अल्फा कार्बन से Cl को निकालना है या हेलोजन को निकालना है और एक कार्बोकैटायन बनाना है। तो मैं बता देता हूं, तो यहां पर पहले क्या होगा कि Cl रिमूव होगा और एक कार्बोकैटायन बनेगा। तो यहां पर बच्चों देखो ये कार्बोकैटायन बन गया, क्लियर। अब क्या करना है, इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है। तो यहां पर अभी क्वाटरनरी कार्बन है, तो यस ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो सकता है, यहां से मिथाइल ग्रुप यहां शिफ्ट होगा, कार्बोकैटायन यहां आ जाएगा, तो सही है, कार्बोकैटायन बीच में आ गया। नाउ इट इज टर्सरी कार्बोकैटायन और पहले हमारे पास था सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तो ये ज्यादा स्टेबल है, अब इसके बाद स्टेबल तो हो नहीं सकता है, ठीक है। अब बच्चों देन अप्लाई सेट-जेफ रूल यानी सेट-जेफ रूल तब अप्लाई करना है जब कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाए, पहले नहीं करना, ध्यान रखना, तो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब ये कार्बोकैटायन फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये अल्फा कार्बन है, तो ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, क्लियर। अब इस बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन, लेकिन इस बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2। तो ऑब्वियसली इससे निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। तो बच्चों डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, यानी अब कहानी क्या बनी, अब कहानी बनी ये देखो, इसका मेजर ये होगा। तो पहले कहानी क्या थी, तो ध्यान रखना, अगर ऐसे एग्जांपल आ जाएं तो आपको क्या करना है, कार्बोकैटायन को स्टेबल करते हुए देन सेट-जेफ रूल अप्लाई करना है, देन आपको जो है मेजर एल्कीन मिल जाएगी। लेकिन अगर डायरेक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट हो रहा है। तो जरा देखो इसे कैसे हो रहा है, नोट करो, है ना। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आदमी घबरा जाता है, क्या करे क्या ना करे, है ना। चलो अब मैं इसी तरह के आपको एक दो एग्जांपल देने वाला हूं। ये आपके डिहाइड्रेशन में भी काम आएगा, है ना बच्चों। चलो अब मेरे पास एग्जांपल कई सारे हैं, ठीक है। देखो Br, ये वाला एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे हमने किया C2H5O-, क्या करोगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर तो डायरेक्ट कर लेंगे, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, ये वाला और ये वाला भी बीटा और ये वाला भी बीटा, है ना। तो अब देखो इस बीटा के पास 3 हाइड्रोजन, इस बीटा के पास 2 हाइड्रोजन, इस बीटा के पास, इस वाले बीटा के पास केवल एक ही हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली जो है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं वो हटेगा, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड यहां पर आ जाना चाहिए, क्लियर। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये तो इधर था, ये भी इधर था, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, इट विल बी मेजर। और माइनर बनाना तो माइनर कई हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। देखो माइनर जो है ये भी हो सकता है और माइनर जो है ये भी हो सकता है, क्लियर। लेकिन बच्चों ये मेजर होगा और साफ साफ दिख रहा है कि ये एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है बजाय इन दोनों के, इसीलिए मेजर हो गया, बाकी दोनों माइनर हो गई, क्लियर।
तो कई बार थोड़ा टफ क्वेश्चन माइनर से भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हमारे पास है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है कार्बोकैटायन को स्टेबल करने वाला। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए ये है और ये है और अल्कोहलिक KOH है। ठीक है, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा है ना। तो देखो इस बीटा पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, इन दोनों पे ज़्यादा है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। यानी बोलने का मतलब है कि जो हमारा एल्कीन है वो ऐसी वाली मेजर हो जाएगी। ये तो हुआ, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे दोनों इस तरह आ जाएगा। ठीक, तो ये पूरी कहानी मेजर और माइनर का कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है भाई, इस तरह करो आप, आई इसका मेजर और माइनर पता करो। ठीक है, चलो अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ एक्सेप्शन है और वो आपको ध्यान रखने हैं। कौन से एक्सेप्शन है देखो, ये तो मिटा दूं मैं, कई बार जानबूझ के पूछ लेते हैं, है ना, CH3 CH2 CH और बच्चों यहां जुड़ा है फ्लोरीन और यहां लिखा है OH-। अब बोलेगा कि मेजर और माइनर बताओ, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अगर फ्लोरीन जुड़ा हो तो ये कार्बोकैटायन यानी इस हाइड्रोजन से जाने से मेजर बनेगा। ध्यान रखिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इट विल बी मेजर अगर फ्लोरीन जुड़ा हो तो। इसके अलावा अगर ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन कुछ और भी हो तो मेजर ये वाला बनेगा। ध्यान रखना, ये जो होते हैं बच्चों, अभी जितनी भी मैंने आपको एलिमिनेशन बताई थी वो सारी सेटजेफ एलिमिनेशन थी। ये वाली जो है इसको हम बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें जो है मेजर प्रोडक्ट हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है, और ये तभी पॉसिबल है जब या तो फ्लोरीन हो या तो क्वाटरनरी नाइट्रोजन हो। बस दो ही कंडीशन में जो है ये होता है, बाकी किसी कंडीशन में नहीं होता है। ध्यान रखें, है ना, ये वाला होना चाहिए या ये वाला होना चाहिए, तभी जाके जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, बाकी और कोई नहीं बनेगी। क्लियर कंसेप्ट? ठीक है, तो ये इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, दीज आर एक्सेप्शंस। ठीक है, बाकी और कहीं नहीं एक्सेप्शन। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, देखो अब अगर आपको बोला जाए कि सॉल्व भी करना आपको, है ना, अब इसका अगर हम यानी एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे तो क्या मेजर होने वाला है। देखो बच्चों क्या जुड़ा है, क्वाटरनरी नाइट्रोजन जुड़ा है। इसका मतलब आपको क्या करना है, हॉफमैन एलिमिनेशन करना है, न कि सर्जेफ एलिमिनेशन करना है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली एल्कीन जो है मेजर होगी और ये वाली एल्कीन माइनर होगी। यानी ज्यादा वाले कार्बन से निकलेगा तो मेजर होगा जैसे मैंने अभी बताया, और कम वाले से निकलेगा तो माइनर होगा। तो बच्चों इस समय ये मेजर होगी और ये माइनर होगी। कंसेप्ट क्लियर? चलो, तो इन दो चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर? चलो, तो ये था हमारे पास एलिमिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं डीहैलोजिनेशन। ठीक है भाई, CCC BR BR। ठीक है, आपने लिखा ZN, तो क्या होगा बच्चों, BR दोनों निकल जाएंगे और इसके बगल में डबल बॉन्ड लग जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर मान लिया जाए कि यहां पे 4 BR है तो बच्चों क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर मान लिया जाए ऐसा यानी इसको हम बोलते हैं विसिनल अगर जो है हैलाइड है
और उसकी रिएक्शन आप Zn से कर रहे हैं, तो बच्चों दो मॉलिक्यूल इकट्ठा होते हैं, ध्यान रखना, Br और ये इस तरह से ये इसको रिमूव कर देगा। दो मॉलिक्यूल बनाने हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। और ये 3 डबल बॉन्ड, ये इस तरह की एल्कीन बनेगी। कितने वे, हाँ 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3 आयन बनेगा। तो इससे जो बच्चों हेक्स 3 आयन बनता है, ध्यान रखना, अगर जर्मिनल हो तो डबल बॉन्ड वहां पे लग जाएगा जहां पर जो है ब्रोमीन जुड़ा हो, लेकिन अगर विसिनल हो तो दो मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे एल्कीन वाला। क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक। तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। चलो, तो ये था हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं बच्चों डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, है ना। और हम इसमें यूज करते हैं बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और कौन कौन से हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, देखो ध्यान लगाओ, है ना। एक तो हम यूज करते हैं कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा हम यूज करते हैं कॉन्सनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, तीसरा हम यूज करते हैं एल्यूमिना एट हायर टेम्परेचर, और चौथा यूज होता है Cu एट हायर टेम्परेचर। ये 4 एलिमिनेटिंग एजेंट है, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों जो एलिमिनेटिंग एजेंट है, ये कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट पर बिलीव करते हैं, यानी कार्बोकैटायन बनेगा और फिर वो रीअरेंज होगा, देन उसके बाद हाइड्रोजन निकलेगा। यानी ये इन दोनों में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन इनमें कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इतना ध्यान रखना। अभी मैं एग्जांपल करके बताता हूं, ठीक है। चलो, तो जैसे हमने अभी एलिमिनेशन रिएक्शन में डिहाइड्रो हेलोजनेशन पढ़ा था, वैसे हम यहाँ पे डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। बस वहां पर हेलोजन की था और यहां पर क्या होगा, OH होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, CH3CH2CH3 और यहां मैंने जोड़ दिया H, ठीक है। और यहां ऊपर लिखा हमने H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड। तो क्या होगा, अल्फा कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, ठीक है बच्चों। कहानी वही, सेडजर रूल अप्लाई करो, तो उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ठीक है, ये मेजर और इस तरह का माइनर हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। ज्यादा सब्स्टिट्यूट एल्कीन होगी तो मेजर, कम सब्स्टिट्यूट होगी तो माइनर, ठीक है भाई, ठीक है। अब दूसरा कार्बोकैटायन वाला कंसेप्ट लेते हैं, CH3। सेम कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना है जो हमने अभी इस्तेमाल किया था, ठीक है भाई। क्या होने वाला है, मेजर क्या बनेगा, आप देखो। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पर H3PO4 कॉन्सनट्रेटेड है ना, तो क्या होगा बच्चों, देखो सबसे पहले इस पर प्रोटॉन अटैक करता है। ये चलो, ये मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा क्योंकि मैकेनिज्म ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहां से पहले OH निकलता है, ठीक है, और ये कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो क्या हुआ, C ये बना कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन बना, सेकेंडरी। क्या कार्बोकैटायन और ज्यादा स्टेबल होता है, यस, क्योंकि यहां पर क्वाटरनरी कार्बन है, तो यहां से मिथाइल शिफ्ट होगा और ये कार्बोकैटायन अब और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हो गया स्टेबल, यस, ठीक है। अब कार्बोकैटायन जिस कार्बन पे वो अल्फा कार्बन, बाकी सारे अगल बगल वाले बीटा कार्बन। अब अप्लाई करो सेडजर रूल। तो बच्चों सेडजर रूल क्या बोलता है कि उस कार्बन से हमें हाइड्रोजन रिमूव करना है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो इस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो यहां पर डबल बॉन्ड लग जाएगा और ये एल्कीन मेजर बन जाएंगे। सीधी सी बात है, देखो कहां से क्या बना। तो क्या हुआ, यहां पर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हुआ। तो इन दोनों के केस में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा। क्लियर हो गया।
और बच्चों अगर इन दोनों के केस में हुआ तो वो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वो डायरेक्ट वही एल्कीन बना देगा। कंसेप्ट क्लियर? देखो अभी अब सपोज मान लिया जाए हमारे पास ये है, करेक्ट, और यहां पर हम यूज कर रहे हैं H2SO4 कंसंट्रेटेड और दूसरी तरफ हम यूज कर रहे हैं Al2O3 एट हाई टेम्परेचर। ठीक है भाई, H2SO4 क्या करेगा, यहां से OH को रिमूव करेगा और एक कार्बोकैटायन बनाएगा। तो देखो H2SO4 के केस में क्या होगा, पहले ये कार्बोकैटायन बना, अभी कार्बोकैटायन क्या है, सेकेंडरी है। ठीक है, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो यहां से मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा, कार्बोकैटायन इधर आ जाएगा। यानी बोलने का मतलब है अब हमें एक नया कार्बोकैटायन मिल जाएगा इस तरह का, अभी टर्सरी कार्बोकैटायन हुआ। ठीक है, और अब अगर हम सर्जर रूल अप्लाई करेंगे तो यहां से जो है हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमें मेजर एल्कीन ये वाली मिल जाएगी इस तरह की। क्लियर? तो देखो यहां से हमें ये मिला, किसके केस में, H2SO4 के केस में। लेकिन बच्चों अगर मैं Al2O3 यूज करूंगा तो यहां पर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो सीधा सीधा ये यहां से हाइड्रोजन को निकाल देगा, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट ये वाली एल्कीन इसमें मेजर हो जाएगी। देखिए ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है भाई, तो इस तरह से इसमें ये काम करता है Al2 वाला, समझे बात मेरी। Al2O3 में उसने डायरेक्ट बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, तो उसने डायरेक्ट मेजर बना लिया। लेकिन अगर H2SO4 यूज होगा तो मेजर कुछ और ही तरीके से बनेगा, ये मेजर बनेगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है भाई, और Al2O4 की अगर CU 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो भी यही बनने वाला है। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। चलो, तो समझ में आ गया होगा आपको कि हमें जो है अल्कोहल से कौन सी एल्कीन मेजर बनानी है। ठीक है भाई, चलो मान लिया जाए अगर मैं कुछ इस तरह का कोई आपको कंपाउंड देता हूं, ठीक है, ये वाला है ना, तो सिंपल सी बात है, इसमें तो बहुत डायरेक्ट है, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, यहां पर जो है हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो ये मेजर हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर ऐसा हुआ तो है ना, अब क्या करोगे, अब भी यही मेजर होगा, क्योंकि ये यहां से आप कार्बोकैटायन हटाओगे और एक कार्बोकैटायन बेंजीन के नजदीक जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा अगर बेंजीन जुड़ी हो तो हमेशा यही प्रोडक्ट ऑलवेज बनेगा, क्योंकि जो है बेंजाइल कार्बोकैटायन जो है ज्यादा स्टेबल होता है बजाय किसी और कार्बोकैटायन के। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में मैंने आपको एग्जांपल बता दिया किस तरह से काम करना है। ठीक है भाई, चलो, इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको क्या हो गया, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी आपको 3, 4, 5 कितने भी अल्कोहल दे रखे होते हैं और वो पूछेगा किसका डिहाइड्रेशन जल्दी होगा। तो बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज द कार्बोकैटायन मीडिएटेड। तो इसका मतलब जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसका रेट भी उतना ही ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि एक हमारे पास ये अल्कोहल है और दूसरा हमारे पास ये अल्कोहल है, किसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन फास्ट होगा, तो क्या करो, OH को हटाओ
और कार्बोकैटायन बनाओ। अब देखो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ये, तो इसका मतलब ये अल्कोहल ज्यादा फास्ट डिहाइड्रेट होगा बजाय इस अल्कोहल। समझ में बात आ गई? तो जितना ज्यादा अल्कोहल में ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी उतना उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी बढ़ता जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि टर्सरी अल्कोहल ज्यादा फास्ट डिहाइड्रेट होगा देन सेकेंडरी अल्कोहल देन प्राइमरी अल्कोहल। इस चीज का ध्यान रखना है ना, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी कम कम स्टेबल है। तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन पे देखना है कि उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कैसे डिसाइड करेंगे। एक और चीज आपको बताता हूं, सपोज मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं एक ये अल्कोहल है और दूसरा ये अल्कोहल है, ठीक है भाई, किसका डिहाइड्रेशन फास्ट होगा? तो क्या करना है आपको, OH को हटा के यहाँ पे कार्बोकैटायन लगाना है। OH हटा दिया, कार्बोकैटायन लगा दिया, ठीक है। अब बच्चों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करो। ये वाला जो कार्बोकैटायन है एलाइल कार्बोकैटायन है ना, डबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो एलाइल कार्बोकैटायन में रिजोनेंस है जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। भले ये प्राइमरी है लेकिन ये एलाइल टाइप का कार्बोकैटायन है, ये भी प्राइमरी है लेकिन ये प्रोपाइल टाइप का कार्बोकैटायन है। तो एलाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है बजाय प्रोपाइल कार्बोकैटायन के, इसीलिए जो है एलाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जल्दी होगा बजाय प्रोपाइल कार्बोकैटायन के। कंसेप्ट क्लियर? एक और एग्जांपल देखो, सपोज हमारे पास ये अल्कोहल है, दूसरा हमारे पास ये अल्कोहल है और तीसरा हमारे पास ये अल्कोहल है। अब बोला जाएगा कि कौन जल्दी डिहाइड्रेट होगा, ये रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा। तो बच्चों तीनों अल्कोहल को हटा के आप क्या करो, उसमें कार्बोकैटायन बना दो। तो ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन। अब देखो इस कार्बोकैटायन में कोई भी रेजोनेंस नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड है ही नहीं, जबकि तीनों के तीनों सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। लेकिन बच्चों यहां पर देखो एक डबल बॉन्ड आने की वजह से रेजोनेंस आ गया तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ गई। यहां पर दो डबल बॉन्ड आने की वजह से रेजोनेंस थोड़ा सा और बढ़ गया तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और बढ़ गई। तो सीधी सी बात है, रेजोनेंस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, इसका मतलब अल्कोहल का रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी इसी अनुपात में बढ़ेगा। क्लियर कंसेप्ट? तो अगर आपको कार्बोकैटायन बनाना आ जाए तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी आसानी से कंसेप्ट क्लियर। ठीक है भाई, तो इस तरह से इससे एक क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? चलो इसमें एक और चीज आती है फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो ये दो क्वेश्चन जो है अल्कोहल से, ये डिहाइड्रेशन से पूछे जाते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बोला था कि जितने भी डबल बॉन्ड है सब में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। देखो जब भी आप डबल बॉन्ड में एडिशन करते हैं, ठीक है, और एडिशन किन किन चीजों का हो सकता है? देखो एडिशन हो सकता है H2 का, एडिशन हो सकता है H2O का, एडिशन हो सकता है HX का, एडिशन हो सकता है X2 का, एडिशन हो सकता है H2SO4 का, एडिशन हो सकता है Cl2 प्लस वाटर का। ठीक है, तो इन सब का यानी जो अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल रिएजेंट है उनका आप एडिशन डायरेक्ट डबल बॉन्ड में करवा सकते हैं। क्लियर कंसेप्ट हो गया? ठीक है, अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ पर जो है H2O का एडिशन करवा रहे हैं तो H2O के दो पार्ट होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, प्लस और माइनस वाला। जो प्लस वाला पार्ट है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, जो माइनस वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यानी यहाँ पर जो है जब हम किसी इस टाइप के रिएजेंट का एडिशन करवाते हैं तो सबसे पहले ये अटैक करता है। ठीक है, और जब ये अटैक करेगा तो एक कार्बोकैटायन बना देगा। अच्छा मान लीजिए इसने ये, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है बच्चों,
कि इस पर जो है वो जो न्यूक्लियोफाइल बचा है यानी OH माइनस है वो जो है इस पर अटैक करेगा और इसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर देगा, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा ऐसा। तो ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म हुई। पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन और ये जो रिएक्शन होगी ये होगी स्लो यानी रेट लिमिटिंग स्टेप ये होगा, और ये जो रिएक्शन होगी ये फास्ट होगी। तो दो स्टेप होते हैं, पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्लो होगा रेट लिमिटिंग स्टेप, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा तो सीधे वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा उसे। तो जितने भी हमारे पास एडिशन रिएक्शन है वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। ठीक है, तो कार्बोकैटायन का बनना रेट लिमिटिंग स्टेप है। क्लियर हो गया, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो ये तो मैकेनिज्म की बात थी। अब करना क्या है, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी डबल बॉन्ड पर कोई भी रिएजेंट लगा रहे हैं, डबल बॉन्ड पर कोई भी आप रिएजेंट लगा रहे हैं जैसे HCl, तो जैसे मैंने अभी कहा था कि जो सबसे पहले ये अटैक करेगा और एक इसको कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद कार्बोकैटायन को आपको स्टेबल करना है, और स्टेबल करने के बाद क्या करना है, इस नेगेटिव वाले पार्ट को अटैक करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एक कार्बन पे ये नेगेटिव वाला पार्ट और एक इस पे ये पॉजिटिव वाला अटैक कर देगा। तो चलो यहाँ पर हम सिंपल ये अनसिमेट्रिकल एल्केन की बात नहीं करते, हम सिंपल सिमेट्रिकल एल्केन की बात करते हैं। तो हमेशा होगा क्या, एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और दूसरे कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल दोनों अटैक हो जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखो प्रॉब्लम आती है इसमें। सपोज मान लिया जाए इस तरह का कोई रिएजेंट है और यहाँ पर हमें दिया है क्लोरीन वाटर। ठीक है, अच्छा क्लोरीन वाटर में होता है Cl2 प्लस H2O, यानी इसको HOCl हम लिख सकते हैं। और बच्चों HOCl में जो Cl वाला पार्ट है वो पॉजिटिव होता है, OH वाला पार्ट नेगेटिव होता है। कई बच्चे गलती कर देते हैं, इसीलिए जो Cl है वो हमेशा किनारे अटैक करेगा और जो OH है वो हमेशा बीच में अटैक करेगा। तो इसमें हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, न कि दूसरा वाला, अपोजिट वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले सबसे पहले कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो ये कार्बोकैटायन बन गया, और अब OH वाला पार्ट यहाँ पे अटैक कर देगा। तो इस तरह से अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर आप किसी का भी अटैचमेंट करते हो तो आपको क्या देखना है कि नेगेटिव वाला पार्ट और पॉजिटिव वाला पार्ट किस किस टाइप के कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो हमेशा बच्चों नेगेटिव वाला पार्ट बीच वाले कार्बन पे अटैक करेगा और पॉजिटिव वाला पार्ट हमेशा किनारे वाले कार्बन पे अटैक करेगा, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होते हैं तो, जैसा अभी मैंने मार्कोनिकॉफ में बताया था। क्लियर कंसेप्ट। तो ये सब में एडिशन रिएक्शन होती है, तो दोनों न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों इस तरह से अटैच होकर एक एडिशन प्रोडक्ट हमें दे देंगे। कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, तो चलो इसको नोट करते जाओ। अब वीडियो हो गया पूरा 1 घंटे का, और इसमें अभी कितने कंसेप्ट और बाकी हैं। अभी इसमें ओजोनोलाइसिस ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये 2 बाकी हैं, और इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट खत्म करके फिर मैं आपको चेंज कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो देखो एक चीज इसमें और रह गई है, वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो हमारी कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन है ना, ये तो हो रहा है। इसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो कार्बोकैटायन बन रहा है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि अगर कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट भी थोड़ा हमें अलग किस्म के मिल सकते हैं। सपोज मान लिया जाए वही कहानी हो जाएगी इसमें अगर हम HBr का एडिशन कर रहे हैं तो हमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा। देखो सबसे पहले H अटैक करेगा तो 2 कार्बोकैटायन बनेगा, एक ये वाला एक ये वाला। ये वाला कार्बोकैटायन सेकेंडरी है तो ये वाला अपने आप को स्टेबल करेगा तो ये प्लस चार्ज यहाँ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब हमें इस तरह का एक कार्बोकैटायन देखने को मिल जाएगा। तो एक स्टेबल वाला ये हो गया। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा देखो, यानी
2 कार्बोकैटायन हमें मिल गए, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब जो हमारा Br है बच्चों वो यहाँ अटैक करेगा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, Br और बाकी ये, तो बाकी हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच हो जाएगा, इधर अटैच हो जाएगा कहीं और, ठीक है, जहाँ पर हमें जो है दूसरा जो है जो कार्बन जो है था वो, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि 2 कार्बोकैटायन बनेंगे तो Br जो है उस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, यानी माइनस वाला पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और बाकी H वाला जो है जो कार्बन जिसमें कम हाइड्रोजन है वहां पर वो अटैक कर देगा। तो H वाले की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां है कि नेगेटिव पार्ट को कहां अटैक करना है, क्लियर। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है भाई। तो चलो आज के लिए इतना ही, और अभी 2 चीजें और इसमें है, ऑक्सीडेशन और ओजोनोलाइसिस, तो वो मैं एल्काइन के साथ कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो एल्काइन वाला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा। चलो बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।